I find this really and truly very, very strange. Yeah, he's come back. Dr. Dhone, very good evening, sir. नमस्कार. गुड इवनिंग सर. नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार. नमस्कार. So सर, राहुल गांधी जी ने तो मतलब तहलका मचा दिया हर जगह पे. बीजेपी भाग रही है इधर से उधर, कोई कुछ बोल रहा है. Somebody is calling him a liar, somebody is calling him बालक बुद्धि, somebody is calling him something else. कोई बोलता है कि कांग्रेस ने हमेशा ही संविधान को खत्म किया है, ये किया है, वो किया है. मतलब these are all signs of nervousness. मुझको ऐसा लग रहा है. डॉक्टर ढोने. भाजपा के लिए नर्वसनेस. जी. बीजेपी के लिए नर्वसनेस है. जी. हाँ, सही बात है. नहीं, क्योंकि ऐसा जबरदस्त वायलेंट रिएक्शन मैंने देखा नहीं पहले भी. जितने उनके स्पोक्समैन हैं, जितने सब लोग हैं, कोई बोलता है राहुल गांधी इज अ मोरॉन, कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है वो है. मतलब डिस्टर्ब कर दिया राहुल गांधी ने सबको. मुझको ऐसा लग रहा है. बिल्कुल. राहुल गांधी जी जब भाषण दे रहे थे, उसका जवाब देने के लिए जब मोदी उठे तो उनको कितने बार पानी पीना पड़ा. जी. उनका गला सूख गया था. तो जब आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, तो बहुत ज्यादा पानी पीता है. अब पानी तो मैं भी पी रहा हूँ सर. मैं मतलब और मोदी साहब आपकी शक्ल देख के मैं डर रहा हूँ क्या? ये भी देख लीजिए. लेकिन सर ये बताएं, जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है, बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में झूठ बोला. अरे क्या झूठ बोला यार? आपको मालूम है क्या झूठ बोला उन्होंने सिर्फ ये बोला ना, पैसा नहीं मिला. सर सेंटर से पैसा नहीं मिला, एब्सोल्युटली ट्रू, नहीं मिला. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो इंश्योरेंस है वो मिली, बाकी जो उनकी सैलरी वगैरह जो बनती है वो सब मिली. और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो थोड़ा बहुत था वो मिला, तो 98 लाख हो गया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया. वहां तो सच बोला ना राहुल गांधी ने, झूठ क्या बोला? सर आप बताएं. नहीं, ऐसा है कि वो तो राहुल जी सही बोलते हैं, हमेशा ही सही बोलते हैं. और आपको एक उदाहरण देता हूँ, बीजेपी तो छोड़िए. हेलो, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है सर, जबरदस्त आ रही है. हाँ, बीजेपी तो छोड़िए, लेकिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है. कम से कम उनसे तो उम्मीद की जा सकती है कि वो सच बोलेंगे. लेकिन मोदी जी ने विदेश में जाके कहा कि हमारे देश में हर दिन इतने स्कूल बन रहे, इतने कॉलेज बन रहे, एक महीने में इतने IIM बन रहे, IIT बन रहे हैं. ऐसा उन्होंने बोला. ये भारत अब नया भारत हो गया है, ऐसा सब बातें बोली. और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर साहब, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था राज्यसभा में कि 5 साल में कितने IIT और IIM बने. तो उसके जवाब में, लिखित जवाब में, मिनिस्टर ने कहा कि 5 साल में कोई IIT IIM नहीं. अब ये बोल रहे, मोदी जी बोले ये 5 साल में इतना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उन्होंने लिखित में दे दिया राज्यसभा में. वो तो गलत नहीं बोल सकते, वहां पे गलत जवाब दे नहीं सकते. मंत्रालय कुछ और बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं. जी. नहीं, हाँ, प्रधानमंत्री झूठी बोलते हमेशा. वो है उनका, ऐसा है कि हमने झूठ भी बोला तो लोग उसको सही मान लेंगे. जी. इसलिए झूठ फैलाते रहो, ऐसे है उनका. जी, दुरुस्त बात. आप पे आरोप है, मोदी जी ने गांधी फैमिली पे आरोप लगा दिया है. धोनी साहब, उन्होंने कहा कि संसद के मर्यादा लांघने का गांधी परिवार का इतिहास पुराना है. सोनिया जी ने अटल जी को बार बार कोसा था. आज राहुल गांधी जी मोदी जी को बात करने नहीं देते. तो बार बार यही हो रहे. पूरे देखे वेल में आकर लोगों को प्रोवोक करना, कांग्रेस के और लोग मेंबर्स को प्रोवोक करना कि वेल पे जाओ और परेशान करो, सदन को चलने न देना. ये बोले गांधी परिवार का इतिहास पुराना है. ये आरोप है आप पर, धोनी साहब. नहीं, ऐसा है, गांधी परिवार के जो लोग हैं, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, ये संसद में जनता की आवाज उठाते हैं. और जनता के, उनके दिल में जनता के लिए बहुत हमदर्दी है, इसलिए वो इस तरह से आवाज उठाते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ आवाज उठाते हैं. तो वो उनको डिस्टर्ब होता है उस बात का, बीजेपी को. तो इनका जो ये जो काम करते हैं, सोनिया जी बोले यार, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में अगर सोनिया जी ने विरोध किया होगा, या मोदी जी के समय में राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं, तो ये संवैधानिक तरीका है उनका हक है, पार्लियामेंट्री हक है उनका. तो उस तरह से वो कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? वो सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि जनता की आवाज सुनिए. आज जो जनता की आवाज बोल रहे हैं राहुल जी, तो उनको डिस्टर्ब होने का काम नहीं है. उनके सवाल का जवाब देना चाहिए. तो ये तो करते रहेंगे और लोगों को अच्छा लग रहा. पूरे दुनिया में, पूरे देश में आज राहुल जी के भाषण की चर्चा हो रही है. तो लोगों को तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अपनी आवाज उठा रहे हैं.
तो ये तो होगा ही। काले धन, इसमें क्या मोदी जी का कहना था कि काले धन पर वार करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम करेंगे, ये हमारे लिए एक मिशन है, जिंदगी का मिशन है, उसमें सरकार रहे न रहे, वोट मिले नहीं मिले, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मगर आज जो हुआ, रविंद्र वाइकर जी को क्लीन चिट मिला। धोनी साहब, रविंद्र वाइकर जी पे आरोप था वो पूरे बीएमसी के ग्राउंड को हड़प कर उसमें 5 स्टार होटल बनाने का, और वो आज सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेकर आए रविंद्र वाइकर जी। तो आप कहां देखते हो, एक तो मोदी जी का संकल्प के भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, और दूसरे महाराष्ट्र में एक के बाद सबको क्लीन चिट मिलते जा रहे हैं। धोनी साहब, नहीं, मोदी जी का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को एक को भी छोड़ूंगा नहीं, उनको पकड़ के रखूंगा हमारे साथ, उनको छोड़ेंगे कैसा, उनको खुला नहीं छोड़ेंगे, उनको पकड़ के रखेंगे, ऐसा मोदी जी ने कहा था। आपने शायद उसका गलत मतलब निकाला होगा। वो छोड़ूंगा नहीं मतलब उनको पकड़ के रखूंगा, साथ में रखूंगा। और रविंद्र वाइकर जी ने ये कहा था अपने चुनाव के पहले, खुद पब्लिक में कहा सर, कि मेरे सामने सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो जेल में जाओ या इधर आ जाओ। मैं इधर आ गया। बराबर है। तो वो इसलिए उन्होंने बोले, वो बात उनकी सही है जी, वो बात भी सही है, और उन्होंने इसलिए बोले कि अगर उन्होंने इतना सब उनको प्यार दिया शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे साहब ने, इसके बावजूद भी उनको मैंने मंत्री भी बनाया था, फिर भी वो अगर पार्टी छोड़ रहा है तो लोग उनको गद्दार कहेंगे। तो उनकी इच्छा थी कि मुझे लोगों ने गद्दार नहीं कहना चाहिए, मेरी मजबूरी है इसलिए मैं गया, ऐसा मैं बोलूंगा तो मुझे सहानुभूति मिलेगी। वैसे सहानुभूति केस कोर्ट में ना सर, वैसे भी तो सामने से कीर्तिकर साहब कोर्ट गए हैं इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि सिर्फ 48 वोट से जीते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये उनके 150 के करीब वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए थे जो रिटर्निंग ऑफिसर ने। सो व्हाई वर दे डिक्लेयर्ड इनवैलिड, वी स्टिल डोंट नो। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस आएगा तब मालूम पड़ेगा। आपको बताओ, जिस दिन रिजल्ट लगा उस दिन रात को 9 बजे तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो अमोल कीर्तिकर है वो 2 वोटों से जीत गए, ऐसा बता। जी, जीत गए थे, फिर आया था 1 वोट से जीत गए। हाँ, तो वो 9 बजे तक मैंने देखा था कि जीत गए जी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको जिता दिया। वो क्या है, वो उन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी हाथ में लिए शिंदे जी ने, क्योंकि अमोल कीर्तिकर की मां ने जो बोला था कि वो शिंदे के साथ में गए, वो गजानन कीर्तिकर, अमोल कीर्तिकर के पिताजी जो सांसद थे उस मतदार संघ के, तो वो गए तो हमको अच्छा नहीं लगा, खुले आम बोला उन्होंने। और पीछे कीर्तिकर साहब बैठे थे, गजानन कीर्तिकर पीछे गाड़ी में बैठे थे, और उनकी पत्नी सामने ड्राइवर के बाजू के सीट में बैठी थी, और पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था। तो बोले हमको अच्छा नहीं लगा, वो शिंदे के साथ में गई है, और शिंदे कितना जूनियर है। तो इस तरह से जो उन्होंने बोला तो इनका ईगो हर्ट हो गया मुख्यमंत्री शिंदे जी का। तो उन्होंने तभी तय किया था कि कैसा भी करूंगा लेकिन इनको जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े तो मैं करके रहूंगा। तो उन्होंने कर दिया वैसा। तो अभी एनीवे we'll wait for the court verdict, कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेगा। सर आपसे एक सवाल पूछना था कि जो अभी एक अफवाह फैली हुई है, अफवाह ही नहीं है, पूरे यूट्यूब यूनिवर्स में अगर आप देखें तो जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, इंडिपेंडेंट क्या, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जितने भी लोग हैं वो सब लोग ही बात कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी की मुलाकात हुई आदरणीय सामान्य वित्त मंत्री जी से, निर्मला सीतारमन जी से, और कॉमर्स मिनिस्टर से भी बात हुई उनकी, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर जो हैं हमारे नितिन गडकरी साहब, वो उनको शायद नहीं मिल पाए, 2-3 और लोगों से बात हुई, और वो काफ़ी खुश नहीं थे। जब वो वापस गए हैं तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉन्ट्स, देर आर 2 प्रोजेक्ट्स, एक तो वो जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और वाटर रिसोर्सेज के लिए, एक तो वो है, और दूसरा अमरावती जो नया कैपिटल है जो इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लगा रखा है। सर चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में ये दिया था कि मैं अमरावती के लिए पैसे लेके आऊंगा, इसलिए हम लोग एनडीए के साथ हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उनका ये कहना है कि हर साल एक स्पेसिफाइड अमाउंट बजट में बजटरी एलोकेशन होनी चाहिए, ये विदाउट फेल आंध्र प्रदेश को मिल जाए, उसके लिए हमें बार बार ना आना पड़े। आई थिंक दैट गारंटी इज नॉट बीइंग गिवन। तो वो काफी नाराज है इस वक्त। आपको क्या लगता है इसके आगे कुछ और होगा सर? चंद्रबाबू नायडू जी जो गए, देखिए ये तो कुछ ज्यादा दिन तक ऐसा मुझे लगता नहीं कि ये चलेगा। देखिए उनकी बात मान लेनी चाहिए बीजेपी ने, क्योंकि उनके भरोसे
ये सरकार चल रही है। जी। और दूसरी बात, वो उनके राज्य के लिए बोल रहे हैं, वो भी भारत का हिस्सा है। दुरुस्त बात। तो आंध्र प्रदेश, तो उनके अगर वो उनकी जनता के लिए कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो बात पूरी करने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो तो देश की भी तरक्की का एक भाग है। लेकिन बीजेपी के दिल में हमेशा रहता है कि जहां से हमारा सांसद नहीं जीता वहां नहीं पैसे देने के, हमने क्यों देना। तो ये इस तरह का इनका रवैया है बीजेपी का। इसलिए उनके दिल में कहीं तो भी खुन्नस रहती है कि हम नहीं देंगे, जहाँ बीजेपी नहीं है वहां हम नहीं पैसे देंगे। तो और जहां दूसरी चीज एक और है सर, वो विच डायरेक्टली कंसर्न्स यू एज इन द कांग्रेस पार्टी। आज हाँ, रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के, और चंद्रबाबू नायडू जी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों की आज मीटिंग हुई है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। दे वेरी वरीड कि ये क्या हो रहा है सर। नहीं देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी का इतिहास आपको पता है। जी हेलो, जी नीतीश जी। कुमार जी का इतिहास आपको पता है, वो कभी भी पलट सकते हैं। इसलिए आज कोई अगर अपने बातें वादे से मुकर जाता है तो उसको बोलते हैं पलटू राम। तो कुछ लोग पलटू राम का नाम अब नीतीश कुमार है बोलते हैं, वो तो नीतीश कुमार है बोलते हैं, बात से पलट जाता है। तो नीतीश कुमार कब पलटेंगे बोल नहीं सकते, और चंद्रबाबू नायडू भी कुछ हद तक सहन करेंगे। और जिस दिन उनको लगेगा कि अब ये हमारी बात सुन नहीं रहे, तो उस दिन वो भी छोड़ देंगे। नहीं, वैसे बट भी ये 5 नो साल चॉइस, मुझे नहीं लगता उनके पास कोई चॉइस होगी कि अगर वो नहीं, बजट की choice है। allocation नहीं आती है, वो ये अपना अपना क्या मुंह दिखाएंगे वापस लालू आके। लालू यादव जी ने बोला कि डेट भी दिए लालू यादव जी, ये दिन इनके जहाँ विसर्जन है जाने वाला है। और दोनों साहब, दूसरी बात यह है कि खड़गे साहब ने बहुत जबरदस्त भाषण दिया अपर हाउस में, और वॉकआउट भी किए जब उनको बोलने नहीं दिया। खड़गे साहब ने कहा कि आरएसएस, नीट, अग्निवीर, आपने हमारा मैनिफेस्टो को धर्म विशेष बताया, चंदा दो धंधा लो, एरोगेंस ऑफ मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब बातें किए। अहम बात क्या, आरएसएस हैज टेकन ओवर द एजुकेशन सिस्टम। आरएसएस के लोग एजुकेशन सिस्टम के टॉप लेवल पे सब जगह बसे हुए, और मनुवादी सिस्टम आप एजुकेशन के अंदर थोपना चाहते हो। आप एजुकेशन सिस्टम में मनुवादी आइडियोलॉजी, मनुवादी थॉट्स ये लाने वाले हो। खड़गे साहब ने वार्न किया, ये वार्निंग खड़गे साहब ने दिया आरएसएस के बारे में। तो ये आप कैसे देखते हो धोनी साहब, क्या सच्चाई है? नहीं, अब बिल्कुल सच्चाई है। अब खड़गे साहब बहुत बुद्धिजीवी नेता है, बहुत पुराने नेता है। वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं, और कभी ऐसा कुछ गलत बात करते नहीं, बहुत जिम्मेदारी से बात करते हैं। अभी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो बहुत जिम्मेदारी से वैसे भी, और वो बात करेगा कोई भी उस पद पर रहे। और खड़गे जी तो वैसे भी जिम्मेदार नेता है, तो वो बराबर बोल रहे हैं। इनका जो ध्येय है, सत्ता उनको जो चाहिए, वो मनुवादी विचारधारा फैलाने के लिए चाहिए। वही आज उन्होंने डायरेक्ट उनके आईएएस ऑफिसर, वो बिरला, ओम बिरला की बेटी, अब आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ओम बिरला की बेटी बगैर कुछ एग्जाम दिए कुछ आईएएस सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच गई। तो ये सब बातें ऐसा है, और बहुत सारी बातें इनके तो ऐसा ही चल रहा है। और इनको चाहिए कि हर जगह पे अपने लोग रहे, अपने विचारधारा के लोग रहे। अभी देखिए, वो सरकारी वकील जो थे वो हार गए अभी, उज्ज्वल निकम जी जी। उनको बीजेपी ने तो इन्हें टिकट दिया था। उनको क्या बोलते, उसको बख्शिश बोलेंगे, उनको उनकी पीठ थपथपाई, आपने हमारी विचारधारा को लेके इतने साल, चलो चलो अभी हम आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते हैं। उनको टिकट दिया था। इन्होंने क्या पूरे देश में कांग्रेस का वातावरण खराब करने का काम किसने किया होगा? तो उज्ज्वल निकम साहब ने किया था। उन्होंने बोला था कि कसाब ने बिरयानी मांगी थी और हमने उनको बिरयानी दिए थे। हाँ? आपको पता है कि भाई ये दहशतवादियों को बिरयानी खिलाती है कांग्रेस। इस तरह का झूठा प्रचार बीजेपी ने किया, और वो प्रचार करने में उनकी मदद किए एक सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने। बाद में उन्होंने दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी हुई खबर कि ना तो वो कसाब ने बिरयानी मांगी थी, ना सरकार ने उसको बिरयानी दी थी। तो ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया था, ऐसा उन्होंने खुल के बोला है। तो ऐसी विचारधारा के लोग उनको हर जगह पे चाहिए। अभी तो आने वाले दूसरा आरोप मोदी साहब ने राहुल गांधी जी पे लगाया, कहा कि हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है जो आपने कहा है, यह आपका सोच है, यह आपका संस्कार है, यह आपका चरित्र है, यह आपका नफरत है जो दिल में हिंदुओं के प्रति। तो यह स्टेटमेंट आप कैसे देखते हो? हिंदू हिंसक है राहुल गांधी जी का कहना।
राहुल गांधी जी ने क्लियरली बोला है, जो हिंदू है वो हिंसक हो ही नहीं सकता, आप हिंदू नहीं है। उन्होंने बीजेपी वालों को बोले कि आप हिंदू नहीं है क्योंकि आप हिंसा करते हैं, और हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता। उन्होंने जो बोला था कि जो दिन भर बात करते हैं हिंदू 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 की, और वो हिंसा करते हैं, तो ये बात किसके लिए बोला? ये आम आदमी तो बोलता नहीं, आप और हम तो बोलते नहीं कि हम हिंदू है, हम हिंदू है, रोज बोलते हैं अपन। ये बोलने वाले लोग ये बीजेपी के लोग हैं, हम हिंदू है, हम हिंदुत्ववादी है, और दुनिया भर के काम करते हैं, असत्य बात करते हैं, हिंसा करते हैं। तो सही बोला है, जो हिंदू हिंदू बोलते हैं यानी बीजेपी वाले लोग। आज आप बोलिए, आप दोनों हैं, मैं भी हूं, अपन हिंदू है, कितने अपने दिल में रहता है कि हम हिंदू है, हम हिंदू है। अपने दिल में तो ये बात भी नहीं आती, अपने मन में बात नहीं आती कभी। ये जो बोलने वाले बीजेपी वाले जो बोलते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू हिंदू, और बात में ऐसा करते, उन्होंने बीजेपी वालों के लिए बोला था, लेकिन बीजेपी वालों ने उसका मतलब ऐसा लोगों में झूठा प्रचार करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे पार्लियामेंट में भी, प्रधानमंत्री जी खुद खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि सभी पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बड़े शर्म की बात है, जिसके ऊपर राहुल गांधी जी ने बड़े जोर से बोला था नहीं नहीं नहीं, और उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है, आरएसएस हिंदू नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है, ऐसा कहा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने 1 मिनट में स्टैंड क्लियर कर दिया था जी। लेकिन फिर भी वही बात दोहराई जा रही है बार 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 बार, हर जगह पे वही बात दोहराई जा रही है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू हिंसक होता है। वो सब लोगों को मालूम है राहुल गांधी जी ऐसा कैसा बोलेंगे, वो सब लोगों की बात समझ में आ गई। कौन सा नेता ऐसा बोलेंगे कि हिंदू हिंसक है? कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए जहां तक बात है कि कांग्रेस तो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेके चलने की बात करती है, तो कांग्रेस के दिल में किसी भी धर्म के बारे में कभी बुरी भावना नहीं, बुरी सोच नहीं, सबके लिए आदर है। ऐसे में कांग्रेस के नेता तो कोई बोल भी नहीं सकता। रही बात बीजेपी के लोगों की, वो भी कहा खुल के बात कर सकते, उनको भी वोट चाहिए सबके। तो जब वोटों की राजनीति की बात है तो हिंदुओं के वोट ज्यादा है, तो कौन हिंदू विरोधी बात करेंगे? कोई बात कर नहीं सकता। और कांग्रेस तो सबको साथ में लेके चलने की बात करती है, तो कांग्रेस तो किसी धर्म के खिलाफ बोल ही नहीं सकती। डॉक्टर ढोने साहब, मैं ये बार बार पूछता हूँ, हर एक से जान के पूछता हूँ, सर वो मंगलसूत्र अभी सुरक्षित है कि नहीं? देखिए, और तबेले में आपने भैंसों की गिनती की कि नहीं की, ये बता दीजिए पहले। नहीं, देखिए आपको अब मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं कि मोदी जी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि उनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही, वो चुनाव हार रहे हैं। मैं आपको याद होगा जी, याद है मुझे, आपने कहा था, आपने कहा था, करेक्ट, मैंने कहा था कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसका परिणाम यह है कि वो इस तरह की भाषा कर रहे हैं। अब इसके बाद कभी भी चुनाव होगा तो मोदी जीत रहे या नहीं जीत रहे, वो आप मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा रुकिए, मुझे मोदी जी के भाषण सुनने दीजिए, वो भाषण में क्या बोलते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हार रहे जीत रहे। तो वो ये तो हार रहे थे इलेक्शन, इसलिए ऐसी बातें कर रहे थे। ये तो मैंने तब भी बोला था, कई बार बोला, और वो हो गया रिजल्ट, उनको 272 सीटें मिली नहीं। दोनों साहब, मणिपुर के बारे में मोदी जी पहले बार अपना मुंह खोला, उन्होंने कहा कि मणिपुर में सरकार इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब टू ब्रिंग पीस इन मणिपुर। बोले होम मिनिस्टर अमित शाह बार बार मणिपुर जा रहा है, लोगों संबंधित लोगों से बात कर रहे हैं कि मणिपुर को किस प्रकार से पीस में ट्रांसफॉर्म करे। और जो कांग्रेस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो ज्यादा देर आपको फायदा नहीं होगा। द पीपल आर गोइंग टू पनिश यू, जिस पर हेट पॉलिटिक्स आप फैला रहे हो, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। और उन्होंने आगे जाके कहा, आप अगर कहते हो कि सब कुछ ठीक था आपके वक्त पर, तो आपके कार्यकाल में 10 बार आपने राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया था, और क्यों लागू किया था? मोदी जी आपको पूछे, कांग्रेस को पूछे, दोनों साहब। नहीं, ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने आग में घी डालने का काम किया है, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस और राहुल गांधी ने लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया है। कोई जब वो लोग परेशान थे, बेबस थे, लाचार थे और भयभीत थे, उस वक्त उनको मदद करने का, उनका साथ देने की बात कांग्रेस ने की थी। और कांग्रेस के नेता गए वहां पे, दौरा किया, तो लोगों को अच्छा लगा, कोई तो भी है हमारे साथ में। तो ये बात है। कौन गया बीजेपी का नेता? कोई नहीं गया।
उल्टा उनके लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है। ये तो नफरत वाले लोग हैं, ये तो झगड़ा करने वाले, और हिंदू मुस्लिम टेंशन करो, अलग अलग जातियों में दलित हिंदुओं में टेंशन करो, ये तो इनका हमेशा का ही काम है। क्योंकि जब नेचुरल यानी लोग विकास की बात करेंगे तो बीजेपी हार जाएंगी, हिंदू मुस्लिम करेंगी तो उनको जीत की उम्मीद रहती है। लेकिन अब लोगों को, हिंदू लोगों को मालूम पड़ गया कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं और इलेक्शन के टाइम में करते हैं और फुकट में वोट लेते हैं, तो इसलिए अब उनके दिन अब नहीं रहे, वो अब उनका मुद्दा नहीं चलने वाला है। लेकिन जरा बोरिंग हो गया ना सर अब तो, मतलब जितना बार बार पप्पू बोलना, ये बोलना, वो बोलना। हाँ, बीजेपी को कुछ नया 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 लाना पड़ेगा आगे, मतलब नहीं अभी वो तो चल नहीं रहा देखिए, है। अभी सोशल मीडिया पे भी देखा मैंने कि कुछ जो लोग जो कांग्रेस के समर्थक यानी कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, आम पब्लिक है, विचारवंत लोग है, जो बुद्धिजीवी लोग है, उन्होंने राहुल गांधी के भाषण की बहुत तारीफ की कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। अखबारों ने भी लिखा कि एक अच्छा विरोधी पक्ष नेता मिल गया, प्रतिपक्ष का नेता अच्छा मिल गया। ये सब जो निष्पक्ष पेपर है। और आपको एक बात बताओ सर, आपने इसके पहले बोला कि बीजेपी के विरोधी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो बीजेपी के विरोधी चैनल नहीं है, वो देश के प्रति ईमानदार लोग हैं, देश के प्रति उनके दिल में प्रेम है और देश के प्रति जिम्मेदारी, उनको मालूम है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। वो जिम्मेदारी निभाते हुए वो जब बोलते हैं तो स्वाभाविक बीजेपी के खिलाफ जाता है, क्योंकि बीजेपी आज सत्ता में है। यही लोग थे जब कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस के खिलाफ में बोलते थे, वो ईमानदार लोग हैं। बट वो दोनों चाहे साहब, उसका आपके इंडिया अलायंस के बारे में मोदी जी ने कहा, आम आदमी पार्टी और आपके संबंध जिस प्रकार से है, बोले कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, क्लासरूम घोटाला, पानी घोटाला, और सबसे इनके बारे में शिकायत करने वाले कांग्रेस सबसे पहले शिकायत करते थे आम आदमी पार्टी, करप्शन करप्शन करप्शन। मोदी जी ने प्रोसेस शुरू कर दिया, कोर्ट के माध्यम से सबको अरेस्ट करा दिया। अब कांग्रेस मोदी जी पर आलोचना कर रहे हैं कि आप मिसयूज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज कर रहे हो आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये आपका दोगला जो है नीति है, वो मोदी जी को समझ में नहीं आया। धोनी साहब, नहीं, ऐसा है कि जब इलेक्शन नजदीक आता है तो इलेक्शन के टाइम में आप किसी मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे, तो ये तो लोकशाही में नहीं चलता है ऐसा। आप जानबूझकर वो फाइल ओपन करेंगे, वो उनकी इंक्वायरी करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। ये देखा है जनता ने। अभी ठीक है, दिल्ली में वहां बीजेपी के लोग आए हैं, लोगों लोकसभा में बीजेपी को देते, विधानसभा में केजरीवाल जी को देते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि लोगों के पूरे हिंदुस्तान के समझ में आ गया, इसीलिए इनके सब ये ऐसा हुआ, इनकी मेजोरिटी नहीं मिली। मोदी जी का जो अहंकार था वो पूरा उध्वस्त हो गया। और आपको मैंने बताया था कि मोदी जी को पूरा अहंकार था कि मैं जीत रहा, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि राम को क्रेडिट मिले, इसलिए उन्होंने बाद में प्रभु राम के राम मंदिर का मुद्दा भी छोड़ दिया था। वो नहीं चाहते थे कि मेरे जीत में कोई दूसरा भागीदार बने, क्यों राम को मैं भागीदार बनाऊंगा मेरी जीत में, कि राम की वजह से जीते, राम मंदिर की वजह से जीते, ये वो पसंद नहीं करते थे। वो उनका कहना था कि मोदी जी की वजह से जीते, ये मोदी की गारंटी थी, ये मोदी की वजह से लोगों ने वोट दिया, ये मोदी को देखते हुए दिया, सब मोदी मोदी मोदी। अब उनको यानी राम से भी नफरत हो गई मोदी जी को, वो राम मंदिर का भी मुद्दा नहीं ले रहे थे, वो उनको राम भी कॉम्पिटिटर लग रहा था। इस तरह का अहंकार, जैसा रावण में अहंकार आ गया था वैसा मोदी जी में अहंकार आ गया, तो ऐसा हुआ। तो ढोने साहब ये बता दीजिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को पहले 2019 में 23 सीटें मिली थी, 23, आज उनको 9 मिली हैं। तो असेंबली इलेक्शन में क्या होने वाला है सर आपके मुताबिक? नहीं, देखिए असेंबली इलेक्शन में आज की स्थिति में 157 288 में थे, 157 जगह पे महाविकास आघाड़ी आगे है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि लोकसभा में ऐसा लग रहा था, सब लोग बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग, पत्रकार लोग, कि भाई हो सकता है कि केंद्र में इस बार एक बार मोदी जी को शायद दे देंगे या बीजेपी की सीटें ज्यादा आ सकती है, लेकिन विधानसभा में किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है महाराष्ट्र में। मैं आपको एक बात बताऊं, 170 सीटें, कम से कम 170 सीटें आएंगी। आपको याद होगा, आपके पास रिकॉर्ड में होगा, मैंने बोला था कि 26 सीटें कम से कम महाविकास आघाड़ी की आ रही है महाराष्ट्र में। जी, आपने पास रिकॉर्ड में होगा 26, कम से कम 26 सीटें आ रही, ऐसा मैंने बोला था। 30 सीटें आई,
और 31वीं सीट भी सांगली की, वो भी कांग्रेस का ही, विशाल पाटिल, वो भी कांग्रेस की है। उन्होंने कांग्रेस के सहयोगी सदस्य के नाते आप मेंबर भी बन गए, सहयोगी सदस्य भी बन गए। तो 30 सीटें आ गई। मैंने 26 बोला था, अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 170 सीटें आने वाली है महाविकास आघाड़ी। 170 फैंटास्टिक 170, हाँ। चलिए कम से we'll- कम we'll keep 170 है। recording, sir. शरद पवार साहब 155 बोले, आप उससे भी कॉन्फिडेंट हो धोनी साहब? यू आर मोर कॉन्फिडेंट? नहीं, 15 सीट ज्यादा। देखिए शरद पवार साहब जो है ना, वो बहुत जिम्मेदार नेता है, और वो हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि मेरा कभी कहीं अंदाज गलत ना निकले। और लोगों ने उनका देखे, वो उन्होंने बोले सब पेपरों में छप जाता है। फिर जब 155 के ऊपर अगर सीटें नहीं आई, 150 आई, 155 आई, तो 150 भी लोग बोलेंगे ये तो 155 बोल रहे थे, इसलिए नहीं बोल रहे। उनको मालूम है 170 सीटें आ रही, लेकिन वो नहीं बोल रहे ऐसा। धोनी साहब, जब- आपने 288 से कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऑलरेडी एप्लीकेशंस मंगाना शुरू कर दिया, नाना पाटोले जी ने, और हर एप्लीकेंट को 20-20 हजार डिपॉजिट करने के लिए बोले कांग्रेस के पार्टी के ट्रेजरी में। आप तो 288 का तैयारी कर रहे हो, आगे जाके ऐसा भी नहीं होगा कि आप पूरे 288 लड़ जाए धोनी साहब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है कि 288 सीटों पे जो तैयारी हो रही है, तो सबसे पूछेंगे कौन है कैंडिडेट, कैसा है, और सब जगह का रहेगा ये पूरा डाटा जो रहेगा, किसने किसने टिकट मांगे, किस कास्ट का है, कौन सा आदमी है, किसका अनुभव क्या है, इसके पहले कितने चुनाव जीता, ये सब जब महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी, उसमें देखिए एक सीटिंग गेटिंग तो रहेगा फार्मूला। जो सीटें है वो उनको मिलेंगी, जो पिछले चुनाव में 2 नंबर पे थे वो भी सीटें उनको मिलेंगी। इसके बाद जो सीटें बचती है उसमें सब दावा करेंगे आपके पास कौन सा कैंडिडेट है, हमारे पास ये कैंडिडेट है, उसका काम ऐसा है वैसा है। तो ये सब बातें होंगी, इसलिए वो सब डाटा तैयार रहना चाहिए, इसीलिए सब 288 सीटों पे तैयारी हो रही है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। डॉक्टर दोने, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। और ये 170 का जो दावा है, वी विल प्रिजर्व इट, और जब असेंबली इलेक्शन के बाद वील प्ले इट अगेन। यस सर, यस। एंड अप टिल नाउ यू बीन प्रूवन अनकैनीली करेक्ट। लोकसभा चुनाव में आपकी प्रेडिक्शन 16 आने बिल्कुल सटीक गई। उम्मीद करते हैं और असेंबली इलेक्शन में भी आपकी जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल ठीक जाएगी। और हम लोग चाहते हैं कि आप भी मिले विधान भवन में, आप भी रहे वहां पर धोनी साहब। भैया साहब तो बहुत चाहते हैं कि आप रहे वहां। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू। But he could actually. He'd be a very, very good candidate. Yes. But Akola has a lot of other people who are contenders from the Congress. और अभी क्या है कि सबको लग रहा है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस और एमवीए ये सब जीतने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इज परसीव्ड टू बी इन अ समवॉट वीक पोजीशन। तो इसलिए जहां पर 3 दावेदार थे, अब वहां पर 30 हो गए हैं। Sir, Sharad Pawar has actually brought out a winning combination. जी, It's a winning formula. So everybody knows if I get a Congress ticket, my chances of winning are very high. कांग्रेस टिकट तो मतलब 100% जीत है। जीतना, आप पूरे मुंबई में भी देखिए, the Congress is actually bullish. बोले जिसको कांग्रेस टिकट मिलना उनको जीतना ही जीतना है। पहले कोई टिकट मांगने आता नहीं था, अब आज की तारीख में भीड़ लगी हुई है साहब हर जगह पे। राइट, लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू अरुण कुमार जी।